हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ लेकर आया हूँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत जैकपॉट की तरह है आप लोगों के लिए। और इसमें एक एक ग्राफ वो ढंग से कर लेना बच्चों। आप लोगों को कुछ नहीं आता तो ग्राफ बना के भी आ जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़ोरदार वीडियो है ये। स्टार्ट करते हैं। और इसको तुम लोगों को अच्छा लगे तो इसको डेफिनेटली फैलाना, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और सब स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो उसमें चीज़ों का क्या ध्यान रखना पड़ता है। अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्राफ अगर ये y वर्सेस x का ग्राफ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ओरिजिन से पास होकर सीधी लाइन बना दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बच्चों ये माइनस साइन आ जाती है, ठीक है। मान लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, माइनस ऑफ x है, तो तुम देखो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे y नेगेटिव, तो ये ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। अगर तुम्हारा ये वाला इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एम एक्स और y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स है, तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और अगर ये y इज इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 45, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ पहला। सेकेंड है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बायो वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि ये जो सी होता है वो बताता है कि y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्लस सी है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखो, और माइनस सी है तो नेगेटिव में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा माइनस सी हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो ये m जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो तुम्हारा ग्राफ वो इस प्रकार से होता है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ इस प्रकार से। तो इस चीज़ को याद कर लेंगे कि भाई कभी भी अगर तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसे होगा और नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ये ग्राफ वो इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। और तुम c को 0 कर दोगे मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, मतलब स्लोप तुम्हारा अगर तुम m को पॉजिटिव लेते हो स्लोप पॉजिटिव है, ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो तुम्हारा ग्राफ जैसा स्लोप इसमें बना है वैसे इसमें बना दो। ये अगर स्लोप नेगेटिव है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये काफ़ी अपने फिजिक्स में काम में आने वाला है। y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो बच्चे लोग ऐसे लाइन बना देते हैं, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाइन है वो किसकी है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की है, ठीक है। अगर तुम्हारा यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है तो तुम लाइन ऐसे बनाओगे, ये तुम्हारा नेगेटिव स्लोप के लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप के लिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा तुम्हारा y वो डिक्रीज होगा, ठीक है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में भी सेम ग्राफ बना दो। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे इन दोनों में अंतर क्या है, तो बच्चों मैं बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और एक्स स्क्वायर, दोनों ग्राफ वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और वो पॉइंट जो होता है वो 1 1 होता है। मतलब तुम x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी तुम्हें कितनी मिलेगी, 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो y 1 मिलेगा, यहाँ पे भी x को 1 रखोगे तो y 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, अब तुम्हें पता करना है कि भाई ये x स्क्वायर वाला कौन सा है और x वाला कौन सा है। तो तुम सोचो कि यहाँ पे तुम अगर 2 रखते हो, ठीक है, तो इस केस में 1/2 मिलेगा और इस केस में 1/4, मतलब ये ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला ग्राफ है, ठीक है बच्चों। ये y इज इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ है ये वाला, और y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर वाला ये ग्राफ है, और दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है तो इसमें भी तुम लोग आंख बंद करके अगर y और x का ग्राफ पूछा जाता तो ऐसे बना दो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ग्राफ हो गए। हाँ, अगर तुमको यहाँ पे y वर्सेस x का ग्राफ पूछते हैं तो आप लोग ऐसे बनाते हो, पर अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि y वर्सेस 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर को अगर तुम कुछ भी नाम देते हो तो तुम देख सकते हो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो उस केस में तुम लोगों का ग्राफ y और 1/x स्क्वायर का ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए,
ठीक है, ये चीज़ काफ़ी जो है फिज़िक्स में काम आती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है। फोर्स और 1/r² का ग्राफ पूछा था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोगों को फोर्स और 1/r² या y और 1/x² का पूछा है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस कंप्लीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कंप्लीट। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, पर ध्यान रहे बच्चों, उस केस में ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा। मतलब अगर तुम्हारे को एक चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, दूसरा चार्ज दिया 2 कूलम, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा। पर अगर तुम्हारा एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो तुम्हारा ग्राफ जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ये 1 कूलम और -2 कूलम का ग्राफ है। ठीक है, मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव तो ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो फोर्स और r का डिस्टेंस का ग्राफ पूछा है तो ग्राफ आप लोग ऐसा बना दोगे जैसा अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। और चार्जेस नेगेटिव है तो ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज E=kq/r²। तो फिर से वही है, अगर तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का पूछते हैं तो तुम लोग ऐसे बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। और अगर तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1/r² का पूछते हैं तो तुम लोग जो है स्ट्रेट लाइन बनाओगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ऐसे, चार्ज नेगेटिव है तो नीचे। समझ गए बच्चों? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू +q एंड -q चार्ज। बच्चों डाइपोल होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको सब जगह गिवन है। पर अगर मान लो अलग अलग चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सपोज ये चार्ज जो है तुम्हारा 2 कूलम है और ये चार्ज -5 कूलम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों में से जो छोटा चार्ज है वो ये 2 कूलम है। हमेशा मैग्नीट्यूड देखा जाता है। ठीक है, तो ये छोटा चार्ज है तो क्या करना है, छोटा चार्ज से तुम लोग जो है हार्ट शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बनाओगे हार्ट शेप की, और वो बड़े वाले चार्ज की तरफ लेके जाओगे ऐसे। हार्ट बनाना तो आते ही होगा बच्चों तुम लोगों को। ठीक है, एक्सपर्ट हो ये सब चीज़ों में। ठीक है, अब क्या करना है, न्यूट्रल पॉइंट इधर साइड बनाना है अपने को। कहीं छोटे वाले चार्ज के बाहर की तरफ न्यूट्रल पॉइंट होता है, बीच में हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके जाओ ऐसे और ऐसे भेज दो आगे की तरफ। यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाओ और ऐसे भेज दो आगे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड्स बता सकते। नेगेटिव चार्ज है तो सब डायरेक्शन अंदर की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो सब डायरेक्शन इसमें बाहर की तरफ। समझ गए बच्चों? और ध्यान रहे कि जैसे ये 2 है ये 5 है तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो भी 2:5 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है तो यहाँ पे 5 होनी चाहिए, यहाँ 4 एंटर हो रही है तो यहाँ 10 बाहर निकलनी चाहिए। सॉरी, यहाँ से 4 बाहर निकल रही तो यहाँ 10 एंटर होनी चाहिए। इस प्रकार से बनाना है। फ्लक्स वेरिएशन विद द रेडियस, तो मैं बता देता हूँ बच्चों कि चार्ज पे डिपेंड करता है कि अंदर चार्ज कितना है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। तो फ्लक्स वेरिएशन अगर तुमसे पूछा जाता है वर्सेस रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो आप लोग जो है इस प्रकार से बनाओगे कि फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, इट इज़ कांस्टेंट, वो डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज Q/ε0, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ या अज्यूम कर रहा हूँ कि अंदर चार्ज Q है। ठीक है स्टूडेंट्स, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये मैं बता देता हूँ कि पाथ हमेशा होता है पैराबोलिक। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर कर रहा है इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। अगर वो किसी एंगल पे भी एंटर हो रहा है बच्चों, जैसे मान लो ये एंगल थीटा पे एंटर हो रहा है चार्ज पार्टिकल, तो भी वो थोड़ी देर में इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, एंड द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज QE/m। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डाइपोल की वजह से, हमें पता है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kp/r³ इक्वेटोरियल में, और यह होती है 2kp/r³। ठीक है, एक्सियल पे। तो बच्चों अगर तुम्हारे को पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, तो आप लोगों को पता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पे तुम्हें पता है कि सेम डिस्टेंस पे एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना हो जाती है। तो अगर देखो, अगर तुम्हें खाली एक्सियल का पूछे तो ये बना दो, खाली इक्वेटोरियल का पूछे तो ये बना दो। पर अगर तुम्हें पूछे कि दोनों के दोनों बनाने एक में ही, तो तुम एक्सियल वाले को थोड़ा ऊपर बना दो। ठीक है, क्योंकि
फॉर सेम वैल्यू ऑफ आर की अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वेटोरियल, दिस इज़ फॉर इक्वेटोरियल, दिस इज़ फॉर एक्शियल। इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्शियल पे उससे डबल हो जाएगी। क्या बातें समझ रहे हो तुम लोग? तो इस प्रकार से बच्चों ग्राफ बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज का फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब इट इज़ अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, ये बोर्ड में आ चुका है लास्ट ईयर या उससे पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कहीं आर दिख रहा है तुमको? इसमें नहीं दिख रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो शेल होता है उसमें आप लोगों को पता है कि भाई जो चार्ज होता है वो हमेशा आउटर सरफेस पे होता है, ठीक है। तो अगर ये चार्ज क्यू है तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, मतलब इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और सरफेस पे मैक्सिमम होती है क्योंकि सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाता है। ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर हम लोग सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो सरफेस पे दोनों सेम हो जाएंगे और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ग्राफ आप लोगों को पता है कैसा होता है कि ये ई वर्सेस आर अगर तुम करोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ तक, ये पॉइंट है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी जिसकी वैल्यू इतनी है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब नॉन कंडक्टिंग हो तो क्या, नॉन कंडक्टिंग में चेंज क्या आता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, कि इनसाइड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैक्सिमम ऑन द सरफेस, एंड आउटसाइड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिख दिया, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गई और मैक्सिमम वैल्यू ये रही सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई क्या होता है, स्मॉल आर, ठीक है। तो के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, तो पोटेंशियल और आर का, ठीक है। पोटेंशियल वर्सेस 1/r का पूछा तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग शेल, तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आउटसाइड इट इज के क्यू बाई स्मॉल आर, इट इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर ऑन द सरफेस, एंड इनसाइड ऑल्सो इट इज इनसाइड ऑल्सो इट इज के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस आर का, तो अंदर बता दो पोटेंशियल कांस्टेंट ये रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है के क्यू बाई कैपिटल आर, ये पॉइंट, और यहाँ पे जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा तो ये वैल्यू, और फिर आउटसाइड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट? जो नेक्स्ट है वो है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वर्सेस आर। हमें पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा लेते हो तो ये टर्म जो है तुम्हारा जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, तो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना, U इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, पर अगर तुम्हारा चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है, तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तुम्हारा कोई भी चार्ज Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो ये ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि जैसे हमें पता है कि भाई आर जैसे जैसे बढ़ेगा U क्या होता है, कम, ठीक है। पर अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो U की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो U की वैल्यू कम हो रही है, तो नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वैसे बच्चों में बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ है ये तुम्हारे को बोर्ड का नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ, बोर्ड वाले इसको मत देखना, ठीक है। ये ग्राफ इस प्रकार से आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू बाई स्मॉल आर आउटसाइड। तो यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट को मैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लेता हूँ, ठीक है,
तो ये पॉइंट पे जो है पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर है, बाहर हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। पर अंदर जो है वो पोटेंशियल जीरो नहीं होता या कांस्टेंट नहीं होता, ये ग्राफ इस प्रकार से जाता है। ठीक है, ये अगर तुम्हारा पोटेंशियल है के क्यू बाई कैपिटल आर तो ये उसका 1.5 गुना होता है, दिस इज 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू रिंग चार्ज। तो अगर तुम्हारा ये रिंग का सेंटर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, तुम रिंग से दूर जाते हो तो जो पोटेंशियल है तुम्हारा वो सेंटर पे मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हो तुम्हारा पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है। तुम रिंग के इस साइड जाओगे तो भी पोटेंशियल ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं, डायरेक्शन चेंज मत कर देना क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज, तो बच्चों ये तो इस बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है कि रिंग चार्ज है, ये रिंग का सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ती है और फिर डिक्रीज होती है टेंडिंग टू ज़ीरो, और मैक्सिमम होती है A/√2 पे। ठीक है, वेर A इज़ द रेडियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इस साइड तुम आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी, ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैं बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एनसीईआरटी में गिवन है, पर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेकर आया हूँ आप लोगों के पास क्योंकि बहुत सिंपल है पर बच्चे लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक प्लेन बना देंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल वर्सेस थीटा पूछा हुआ है, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डायपोल जो होता है इतना होता है -p cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि cos 0 जो होता है वो 1 होता है, और cos 180 जो होता है वो होता है -1। ठीक है, और cos 90 0 होता है। तो अगर हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 90, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 180, थीटा की वैल्यू 0, और ये तुम्हारा u है। थीटा 0 करोगे cos 0 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव पे -p यहाँ पे टिक कर लो। cos 90 0 होता है तो ये ग्राफ तुम्हारा 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, और cos 180 -1 होता है तो -1 इंटू -p इज पॉजिटिव p, तो ये पॉजिटिव p की तरफ तुम्हारा ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इसको। फिर फोर्स टू सेपरेट द प्लेट्स ऑफ PPC वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों दो प्लेट के बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स का फॉर्मूला है F = Q² / 2A∁0, इतना फोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोलेटेड कैपेसिटर है, मतलब चार्ज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर बढ़ेगा तो हमारे को एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स हमारा चेंज नहीं होगा विथ डिस्टेंस। दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना लेते हैं d, पर यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी डिसकनेक्टेड थी, बैटरी कनेक्टेड है, उस केस में बच्चों यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है दिस इज ½ ε0 v² / d² × a। बच्चों ये फोर्स का जो फॉर्मूला कैसे आता है ये आप लोग जो है खुद से डिराइव कर सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है σ/2 ε0, और चार्ज जो है वो Q है, तो Q × σ/2 ε0 करोगे तो तुम्हारे को आंसर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। तो फोर्स और d का तुम ग्राफ बनाओगे अगर, ठीक है, तो वो ग्राफ तुम्हारे को इस प्रकार से मिलेगा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा तुम्हें प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए। ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ग्राफ पूछ लिया तो रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, और ये रिलेशन तुम देख सकते हो y = mx + c की तरह है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इधर रखता हूँ और ससेप्टिबिलिटी को x एक्सिस पे रखता हूँ तो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे स्लोप 1 है, पॉजिटिव है, और ये y एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और स्लोप पॉजिटिव है, मतलब तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनेगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में Q वर्सेस T, तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो बट ऑब्वियस है उसका जो चार्ज होगा वो धीमे धीमे बढ़ेगा। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम पे वो जो है मैक्सिमम हो जाएगा जितना चार्ज होना चाहिए, दैट इज C × V। ठीक है, द मैक्सिमम चार्ज Q0 = C × V, where C is the capacitance and V is the applied voltage of the battery।
ठीक है। और करंट अगर इसमें देखेंगे तो चार्ज बढ़ता है तो करंट क्या होता है, घटता है, ठीक है, एंड इट इज टेंडिंग टू जीरो। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब करंट जीरो हो जाएगा, चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो करंट वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा, ठीक है। डिस्चार्जिंग के टाइम पे आप लोग जो है ये मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट और फिर वो डिक्रीज होगा, और करंट को भी तुम लोग इस प्रकार से डिक्रीजिंग बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ओम्स लॉ और V वर्सेस I का ग्राफ। आप लोगों को पता है कि V वर्सेस I का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा V वर्सेस I, और यहाँ पे जो तुम्हारा स्लोप होगा वो तुम्हारे को क्या देगा, स्लोप टेन थीटा जो है वो रेजिस्टेंस देगा, दैट इज V अपॉन I दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे को अगर J वर्सेस E का ग्राफ भी पूछा जाता है तो तुम लोग जो है J वर्सेस E का ग्राफ भी इस प्रकार से बनाओगे स्ट्रेट लाइन, बिकॉज J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और इसका जो स्लोप होगा तुम्हारे को वो तुम्हारे को देगा सिग्मा कंडक्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर, तो बच्चों अलग अलग चीज़ों के लिए रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अलग अलग होता है, ये रो और ये टेम्परेचर। यहाँ पे तुम लोग रेजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा ये रहा रो वर्सेस टी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब मेटल्स के लिए जो है रेजिस्टिविटी तुम्हारी जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन ज़्यादा होता है, कोलिजन ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो तुम्हारी रेजिस्टिविटी जो है वो इस प्रकार से बढ़ेगी फॉर मेटल्स, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स जो है उसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो घट जाती है, और एलॉयज़ के लिए द रेजिस्टिविटी और से द रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये हो गया तुम्हारा एलॉयज़ के लिए, और ये हो गया तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम एलॉयज़ जो है वो तुमको पूछा जाता है कि भाई क्यों एलॉयज़ को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग वायर्स, एलॉयज़ लाइक कांस्टेंट एंड मैंगनीन, तो बोलने का कि उनकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है इसलिए टेम्परेचर चेंज होने से उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो कोई सर्किट हमने बनाई है ठंडी में तो गर्मी में भी उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी हमें पता है तो कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। कंडक्टिविटी जो है वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर तुम बनाते हो, ठीक है, मेटल्स में, तो मेटल्स में तुम्हारा रेजिस्टिविटी बढ़ रही तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो ये हो गया तुम्हारा मेटल्स के लिए, ठीक है। और तुम अगर सेमीकंडक्टर्स के लिए बनाना चाहते हो तो कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर में जो है कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो इस प्रकार से बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है ग्राफ तुम्हारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि एट 0 केल्विन ये टेम्परेचर केल्विन में, अगर 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, ग्राफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसको तुम लोग Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, ठीक है। और ये तुम्हारा X जो है वो तुम्हारा करंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग V वर्सेस I का ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे तुम अगर ग्राफ बनाओगे V वर्सेस I का तो वो ग्राफ तुम्हारा बच्चों ऐसे बनेगा, ठीक है। तुम देख सकते हो अगर करंट को 0 करते हो तुम यहाँ पे करंट को 0 करोगे तो E मिलेगा, मतलब ये पॉइंट E है, और यहाँ पे तुम अगर V को 0 करते हो तो तुम्हारे को जो करंट की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ E अपॉन स्मॉल r। तो बच्चों ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हारे को ऐसी इक्वेशन गिवन होगी या डायरेक्ट ग्राफ गिवन होगा। तुम्हें अगर ग्राफ गिवन होगा तुम्हें यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा वैल्यू 2, 4, 6, 8, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी होगी 0.1, 0.2, समझ रहे हो, और तुमको बोला होगा कि भाई EMF कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा EMF हो गया 8 वोल्ट, और ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा E अपॉन R है, मतलब तुम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है EMF ऑफ सेल वर्सेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मैं बता देता हूँ EMF ऑफ सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, द ग्राफ विल बी कॉन्स्टेंट। रेजिस्टेंस वर्सेज लेंथ, तो हमें पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है बच्चों, पर ध्यान रखना ये चीज़ कब होती है, जब एरिया कांस्टेंट रहता है। तो अगर तुम्हारा एरिया जो है वेरिएबल है, ठीक है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉरी, अगर तुम्हारा जो है हाँ एरिया अगर कांस्टेंट है तो ये होगा, और अगर एरिया वेरिएबल है तो ये होगा तुम्हारा R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, अगर एरिया तुम्हारा चेंज हो रहा है तो, ठीक है। तो उस केस में R और L का तुम्हें ग्राफ पूछा जाता है तो L स्क्वायर वाला यूज़ करोगे तो ऐसे होगा, और अगर कांस्टेंट है तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को जो है रेजिस्टेंस वर्सेस क्रॉस सेक्शनल एरिया का है,
तो आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो, पर उसमें लेंथ कांस्टेंट होती है, और आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर होगा अगर लेंथ वेरिएबल होगी। ये कैसे आता है बच्चों, तो तुम आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए कर दो और एल को लिख दो वी बाई ए, तो ये हो जाएगा रो वी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ को हमने लिख दिया वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया। तो अब तुम्हारे को अगर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस वर्सेस क्रॉस सेक्शनल एरिया का ग्राफ इस केस में, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बस वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बच्चों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर है तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि v इज इक्वल टू आई जो होता है हम लोग उसको लिखते हैं e अपॉन आर प्लस आर, वेर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा e अपॉन ये r से डिवाइड कर दो दोनों ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे अगर तुम्हारे को पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है, तो इसकी r की वैल्यू 0 करोगे तो ये टर्म इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब r जो है वो हो जाएगा 0, ठीक है, मतलब v की वैल्यू v इज इक्वल टू दिस है ना, कैपिटल R को 0 करोगे ये टर्म इन्फाइनाइट समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट इज 0, तो v की वैल्यू 0 हो गई। और r को अगर तुम जो है इन्फाइनाइट करते हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये e के बराबर हो जाएगा, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू e हो जाएगी। इट इज टेंडिंग टू ई व्हेन r इज इन्फाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी वर्सेस लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टिविटी जो है बच्चों लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, कोई भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है, ये लेंथ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो v बाई एल होता है, और जो स्लोप है वो तुम्हारे को पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है। दिस tan थीटा इज इक्वल टू v बाई एल विच इज़ इक्वल टू k विच इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों जितना कम हो उतना बढ़िया, ठीक है, क्योंकि हमारे को जो है कम से कम पोटेंशियल मिल जाए यूनिट लेंथ में, समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ ऐसा, ठीक है। इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए फॉर्मूला लिखा मैंने। ड्यू टू हॉलो वायर, तो बच्चों यहाँ पे अगर तुम्हारा वायर जो है वो हॉलो है, ठीक है, तो करंट सिर्फ यहाँ पे फ्लो हो रहा है इतने पोर्शन में, ठीक है, अंदर फ्लो नहीं हो रहा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। तो अंदर तुमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 बता दी, ठीक है। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, अगर ये रेडियस कैपिटल आर है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, और फिर बाहर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बच्चों ग्राफ इस प्रकार से होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आई फॉर अ सॉलिड। अगर मान लो कि तुम्हारा कंडक्टर जो है वो सॉलिड है, मतलब उसमें पूरे में करंट फ्लो हो रहा है पूरे में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो इस प्रकार से होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस में मैक्सिमम होती है और बाहर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो ये तुम लोगों को अभी याद रखना है किस प्रकार से फॉर्मूला ये कैसे आता है। तो ये सेम है जैसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। ये फार्मूला मैं बता देता हूँ क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ फार्मूला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स फॉर अ सर्कुलर कॉइल, ये कॉइल का सेंटर है, यहाँ पे कॉइल इमेजिन कर लो, ठीक है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम लोग जो है दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे होता है। ये पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये तुमने पढ़ा नहीं होगा पर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्व चेंज होता है, और इस साइड तुम जाओगे तो इस साइड भी ग्राफ ऐसा ही बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर ये तुम्हारा सोलेनॉइड है जिसका लेंथ L है, ठीक है, तो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं R, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये सेंटर वाली लाइन यहाँ पर है और ये डिस्टेंस R है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है अंदर कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो यहाँ पे तुम अंदर यूनिफॉर्म कर दो। पर बच्चों एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होकर एजेस पे हाफ हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है अगर तुम इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे ये चीज़ ऐसे यहाँ तक हो, ठीक है, और ये थोड़ा एक्सटेंड कर देता है,
ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की ये जो वैल्यू है दैट इज़ म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और ये हाफ म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ होता है फॉर अ सोलेनॉइड। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वर्सेस, तो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी बाई क्यू बी, मतलब रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा। और टाइम वर्सेस स्पीड, तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, मतलब टाइम स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, तो टाइम और स्पीड का ग्राफ इज कॉन्स्टेंट। EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल वर्सेस टाइम ड्यू टू अ फ्रीली फॉलिंग बार मैग्नेट। तो बच्चों यहाँ पे कैसा है कि ये एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे यूँ समझ लो ये गैलोनोमीटर है इसमें, और ये बार मैग्नेट जो है ऊपर से गिर रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बार मैग्नेट गिर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये ग्राफ मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, कल ही मैं स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। जब बार मैग्नेट ऐसे नीचे गिरता है तो बट ऑब्वियसली जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स विच इज़ लिंक्ड विद द कॉइल, तो EMF इंड्यूस्ड होगा। और इनिशियली हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है ये नज़दीक आ रहा तो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब EMF विल बी मैक्सिमम, और फिर जब वो अंदर चला जाएगा तो धीमे 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 डिक्रीज़ होगा, और जब वो कम्प्लीटली अंदर रहेगा तो EMF विल बी अगेन 0, क्योंकि फ्लक्स जो है विच इज़ लिंक्ड विद द कॉइल बिकम्स कॉन्स्टेंट। फिर जैसे जैसे बाहर निकलेगा वापस धीमे धीमे EMF बढ़ेगा, और फिर जो है मैक्सिमम होगा, और फिर जो है जैसे जैसे दूर जाएगा तो वापस ड्रॉप होगा और टेंडिंग टू 0। पर बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो स्लोप होता है, मतलब ये जो यूँ समझ लो पीक पॉइंट है, इसमें ज़्यादा और इसमें कम होती है, क्योंकि जब मैग्नेट नीचे की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड ज़्यादा होता है। फ्लक्स वर्सेस करंट इन अ कॉइल, हमें पता है फ्लक्स जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द कांस्टेंट इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल वर्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI², तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब तुम्हारा U जो है वो बढ़ेगा करंट के साथ साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट इन एन LR सर्किट वर्सेस टाइम, तो करंट जो है टाइम के साथ साथ कैसे बढ़ता है, तो करंट इनिशियली बढ़ता नहीं है पर धीमे 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 ग्रो करता है ऐसे, ठीक है, और इन्फिनिट टाइम के बाद जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो ये ग्रोथ ऑफ करंट हो गया। LC ऑसिलेशन में ग्राफ ऑफ U एनर्जी का ग्राफ है बच्चों। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि LC ऑसिलेशन में क्या होता है कि ये ग्राफ जो है इनिशियली सपोज कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इनिशियली जो है एनर्जी कैपेसिटर वाली सबसे ज़्यादा रहेगी और मैग्नेटिक वाली एनर्जी 0। तो मैग्नेटिक वाली एनर्जी का ग्राफ तुम लोग ऐसे बना दो फटाफट, पहले 2 लूप बना दो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कि ये तुम्हारी एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कैपेसिटर वाली जो है इससे ऑपोजिट बना दो ऐसे, ये कैपेसिटर की एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा UE। और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दो और ये बता दो दिस इज़ टोटल एनर्जी U विच इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम तुम्हारा T है, ये तुम्हारा T/2 होता है, और ये तुम्हारा 0, ठीक है, और ये T/4, और ये 0, और ये U। कौन सी U है वो तुम देख लेना, तुम्हें जो भी पूछा है, ये मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रिकल है, और ये टोटल है, ठीक है। और डैम्पिंग इन LC ऑसिलेशन, तो Q वर्सेस T, तो बच्चों डैम्पिंग में हमको पता है कि चार्ज जो है वो धीमे 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 कम होगा, तो आप लोग जो है इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करवा सकते हो, ठीक है। ये चार्ज इनिशियली मैक्सिमम बता दो तुम, और फिर धीमे धीमे डिक्रीज़ करवा दो जो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज ओके। अब यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो फेरे और पैरा जो है वो ओबे करते क्यूरी लॉ को, तो क्यूरी लॉ के हिसाब से ससेप्टिबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा होगा। पर डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो ओबे नहीं करता, तो यहाँ पे ये फेरो और पैरा के लिए और ये डाया के लिए ओबे नहीं करता, तो उसमें डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो वो कॉन्स्टेंट रहता है। अब यहाँ पे ये हिस्ट्रीसिस लूप है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज़ M वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रहे हैं, दिस इज़ H, और सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज़ M। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली उसने। अब उससे ज़्यादा हम लोग और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस डिक्रीज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये दूसरे रास्ते से डिक्रीज़ होता है, और फिर ग्राफ जो है वो तुम्हारा इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
ये जो चीज़ है दैट इज़ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और ये जो चीज़ है दैट इज़ कोर्सिटी, रिटेंटिविटी, कोर्सिटी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ग्राफ में पहले भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ होता है इन दोनों के बीच में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसी जनरेटर में जो वोल्टेज होता है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी इक्वेशन होती है E = E0 साइन ऑफ ओमेगा टी या फिर थीटा। तो ये साइनोसॉइडल कर्व है, तो आप लोगों को साइन कर्व बना देना है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। यहाँ पे तुम लोग थीटा लिखना चाहो तो 0, 90, 180, 270, 360 लिख दो, और टाइम लिखना चाहो तो 0, T/4, T/2, 3T/4 और कैपिटल T ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब सेम ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का भी जो है टाइम और थीटा के टर्म्स में सेम ग्राफ होता है, ठीक है। और उसकी इक्वेशन होती है I = I0 साइन ओमेगा टी। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है बच्चों में, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कोई भी सर्किट उसमें सबसे पहले जो ईएमएफ की इक्वेशन है उसका ग्राफ आप लोग बना लो। तो ये आप लोगों ने जो है ईएमएफ का ग्राफ इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। हमें पता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट भी सेम फेज में होता है, मतलब करंट की इक्वेशन भी ऐसी होती है। तो करंट को तुम लोग बता दो, तुम्हारा ईएमएफ जो है थोड़ा ज़्यादा बताने का, करंट को थोड़ा कम बताने का, ठीक है। तो करंट इस प्रकार से थोड़ा कम कर दो, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन जो है वो करंट की हो गई और ये हो गई वोल्टेज की, ठीक है। पावर दोनों अगर तुम्हारे पॉजिटिव है, पावर इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो पावर भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पावर पॉजिटिव। तो ये पावर का ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। वैसे आप लोग ऑल्टरनेटिंग एसी जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है तो उसमें भी आप लोग जो देख सकते हो। तो दिस इज़ पावर एंड दिस इज़ वोल्टेज एंड दिस इज़ करंट, ठीक है। अब यहाँ पे वापस इंडक्टिव सर्किट है, तो सबसे पहले आप लोग जो है वोल्टेज का ग्राफ बना दो। सब में मैं तो बोलता हूँ वोल्टेज का ग्राफ पहले बना लो, ठीक है। ये वोल्टेज का बना दिया। अब इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो लैग करता है, ठीक है, क्योंकि करंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये लैग करता है, मतलब पीछे रहता है बाय एन एंगल π/2। तो बच्चों जो ऐसे पीछे रहता है वो दिखने में थोड़ा आगे रहता है, ठीक है। तो मतलब फेज में जो लैग करता है वो दिखने में आगे रहेगा। तो करंट यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज, ये हो गया करंट। अब पावर को तुम कैसे बना सकते हो कि पावर फिर से होता है वोल्टेज इनटू करंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो पावर विल बी नेगेटिव, ठीक है। फिर ये दोनों पॉजिटिव है तो पावर विल बी पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ मैं, ये पूरा पावर है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है तो पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव तो पावर विल बी नेगेटिव, और इतने पोर्शन में दोनों नेगेटिव है तो पावर विल बी पॉजिटिव। और तुम देख सकते हो बच्चों जो पावर का कर्व है उसमें एवरेज पावर अगर कैलकुलेट करोगे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है, एवरेज पावर विल बी 0। तो इन इंडक्टिव सर्किट एवरेज पावर जो है वो 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पे करंट जो है वो आगे रहता है, मतलब दिखने में पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। यहाँ पे ये तुम्हारा वोल्टेज है, ये तुम्हारा करंट है और ये पावर है। करंट लीड कर रहा है, मतलब ये 0 का तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया वोल्टेज, ये करंट। अब तुम देख सकते हो इस पॉइंट के बीच में दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो पावर विल बी नेगेटिव, और इसके इधर साइड तुम देख सकते हो कि ये नेगेटिव है और ये दोनों नेगेटिव है तो पावर विल बी पॉजिटिव, और इधर साइड ये नेगेटिव पॉजिटिव तो पावर विल बी नेगेटिव। फिर से यहाँ पे भी एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी 0। ये ग्राफ बोर्ड में आ चुके हैं बच्चों, और तुमसे ग्राफ दे दिया तो मैं बोला है कि कौन सा पावर का है कौन सा करंट का है तो सब पता होना चाहिए, ठीक है। LR सर्किट बच्चों, LR सर्किट और यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट में कोई खास अंतर नहीं होता है। यहाँ पे बस ये एंगल 90 डिग्री होता है, और LR सर्किट में ये एंगल को तुम 5 ले सकते हो, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो LR सर्किट में मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले तो वोल्टेज बना दो, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा करंट लैग करेगा, मतलब दिखने में आगे होगा, तो यहाँ पे मैं ये एंगल 5 बता देता हूँ और करंट को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो करंट की ग्राफ तुम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार से आप लोग बना। नहीं, पावर का मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, दिस इज़ वोल्टेज, दिस इज़ करंट। LC सर्किट सबसे पहले वोल्टेज बना लो, ठीक है,
और करंट जो है एलसी सर्किट में तुम्हें पता है कि फेज डिफरेंस इज अगेन π/2, ठीक है। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एलसी, मतलब एल का असर ज़्यादा है। एल का असर ज़्यादा होता है मतलब वो करंट लैग करता है। तो π/2 मतलब तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ है तुम्हारा ई और आई का, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आर एल सी सीरीज सर्किट है, जेड वर्सेस ओमेगा। जेड का जो फॉर्मूला है दैट इज r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को डायरेक्ट ग्राफ बता देता हूँ जेड वर्सेस ओमेगा का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो जेड जो है मिनिमम होता है, मतलब ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जेड विल बी मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है r। करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ आपको पता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, तो करंट जो है मैक्सिमम बता दो एट दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एवरेज पावर और बैंडविड्थ, तो एवरेज पावर और बैंडविड्थ का ग्राफ जो है फिर से सेम होता है, ठीक है, बढ़ेगा और फिर घटेगा। दिस इज़ द मैक्सिमम पावर पी मैक्स, और ये जो है हाफ पावर है, दिस इज़ पी मैक्स बाई 2, और ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है और ये बैंडविड्थ है डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ग्राफ ऐसा बनाना है पावर वर्सेस ओमेगा। एक्सएल वर्सेस ओमेगा, तो आपको पता है कि भाई एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ग्राफ जो है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सएल वर्सेस ओमेगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। एक्स सी वर्सेज ओमेगा, एक्स सी जो होता है वो कितना होता है, इट इज़ 1 ओमेगा सी या फिर 1/2πfc, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ जो है वो ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद है आर वर्सेस ओमेगा, रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ग्राफ विल बी कांस्टेंट। एक्सएल माइनस एक्सी वर्सेस ओमेगा, तो बच्चों तुम देख सकते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना आप लोगों को, यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है कि एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं, सेम, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। ग्राफ तुम्हारा अगर एक्सएल माइनस एक्सी देखोगे तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। फिर जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, ऐसे। और जैसे जैसे ओमेगा कम होगा तो एक्सी की वैल्यू होगी, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस प्रकार से बच्चों तुम्हारा ग्राफ तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है तुम्हें, तो ये डायरेक्शन बता दो, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, तुमको अगर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो पेन चेंज करना पड़ेगा पहले तुमको, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगी। क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि काम करो तो ढंग से करने का। भले थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, पर बच्चों अगर तुम लोग इसको ढंग से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से सारे मज़ा आएगा आप लोगों को। अभी बुक 1 हुई है, बुक 2 थोड़ी देर में लेके आता हूँ।